नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर अडालज के त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री बच्चों के साथ स्मार्ट क्लास में नजर आए और पीएम ने डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई को देखा। डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री यहां पर बदले अंदाज में नजर आए। पीएम ने कहा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से देश की स्थिति बदलेगी। इन 2 दशकों में गुजरात के लोगों ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करके दिखा दिया है। इन 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए गए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी वो महोत्सव उसका आरंभ हुआ था। बेटा बेटी जब पहली बार स्कूल जाएं तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाए। परिवार में उत्सव हो, मोहल्ले में उत्सव हो, पूरे गांव में उत्सव हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को हम शिक्षित और संस्कारित करने का आरंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गांव गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था और परिणाम यह हुआ है कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुंचने लगा है। स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सबसे ज्यादा बल दिया, आउटकम्स पर बल दिया। इसलिए हमने प्रवेशोत्सव के साथ साथ गुणोत्सव की शुरुआत की थी। क्वालिटी एजुकेशन। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुणोत्सव में हर एक विद्यार्थी का, उसकी क्षमताओं का, उसकी रुचि का, उसकी अरुचि का विस्तार से आकलन किया जाता था। साथ साथ शिक्षकों का भी आकलन होता था। इस बहुत बड़े अभियान में स्कूली व्यवस्था के साथ साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अधिकारी, इवन पुलिस के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, वे भी 3 दिन के लिए गांव गांव स्कूलों में जाते थे, हिस्सा बन जाते थे अभियान। और कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पे जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों को आधार बना के वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, आज नतीजे उनके पक्ष में आए। मतगणना जब हुई तो कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पे हमला बोला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में रहे प्रतिद्वंदी शशि थरूर को बधाई दी। खड़गे ने कहा कि मैं अपने साथी शशि थरूर को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनसे मिला और चर्चा की है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है,
मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। देश एक तानाशाही की तो मैं कांग्रेस के सिपाही के तौर पे काम करूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और कई बातों का यहां पे दावा उन्होंने किया और शशि थरूर को भी बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब मिलकर आगे बढ़ना है। और राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है, क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को फिर से जोड़ने का है, ये राहुल गांधी ने कहा। और भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य भारत को फिर से जोड़ने का है। तो यात्रा से देश के लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और कांग्रेस के नेता इन दिनों चूंकि भारत जोड़ो यात्रा पर है कि हिंदुस्तान में नफरत फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है और इसके हम खिलाफ हैं। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को फिर से जोड़ने का है। हिंदुस्तान में जो हिंसा फैलाई जा रही है उसके सामने खड़े होने का है, ये हमारा लक्ष्य है। यात्रा के माध्यम से हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये जरूर फायदा हो रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को। और 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम भी वो जाएंगे। तो 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में पूजा करते हुए वो दिखाई देंगे। इसके अलावा वो पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे और केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। तो 21 अक्टूबर को सुबह 7:55 पे केदारनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे पीएम मोदी और इसके बाद सुबह करीब 8:30 बजे से 9 बजे तक बाबा केदार के वो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम। और सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सुबह 9:10 पर शंकराचार्य समाधि के दर्शन करेंगे और सुबह 9:25 पे मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण भी वो करेंगे। तो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी पीएम मोदी लेंगे और सुबह 10:30 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे पीएम मोदी। और उत्तराखंड से खबर है, जहां उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यूकेएसएससी की सीबीआई जांच की मांग हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और कापड़ी ने पेपर लीक केस की सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह फैसला दिया है। कांग्रेस विधायक और उपनेता सदन भुवन कापड़ी की उस याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिसमें भुवन कापड़ी ने यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने निर्णय देते हुए याचिका को रद्द कर दिया। इस मामले में बीती 12 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यूकेएसएससी पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। भुवन कापड़ी जी ने जो याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, यूके से संबंधित जो जांच को सीबीआई ट्रांसफर के लिए कहा था, जिसमें पिछले डेट में सुनवाई हो चुकी थी और जजमेंट रिजर्व था। आज प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है तथा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जांच की जा रही है एसआईटी द्वारा, उस पर संतोष जारी। और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का विवादास्पद बयान आया, जिसमें दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेसी मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। दुष्यंत गौतम के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक विवादास्पद बयान दिया है।
और उनका कहना है कि कांग्रेसी मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर बोलते हुए दुष्यंत गौतम ये कह गए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से हमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उनकी उस विचारधारा से है जो सनातन धर्म का विरोध करती है, जो मंदिर में भी जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं। कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और खबर दिल्ली से है, जहां विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और गिरफ्तारी पर 4 हफ्तों की अंतरिम रोक लगाई गई है। तो जमानत के लिए अब्बास ने याचिका दायर की थी और केस दर्ज करने के बाद से अब्बास अंसारी फरार है। लेकिन आज अब्बास को बड़ी राहत मिली, जहां उसकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई गई है। गाजियाबाद में युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है और दिल्ली में रहने वाली लड़की से गाजियाबाद में गैंगरेप हुआ है। इसके अलावा उसके साथ हैवानियत की गई और गंभीर हालत में युवती को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अट्ठारह तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर दिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह और आरा छपरा पुल का जब पहले जेडीयू और आरजेडी की सरकार एक साथ बिहार में गठबंधन में आई थी, उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पुल का उद्घाटन किया था ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। लेकिन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। छपरा के आम लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इन सब बातों का हमारे विशेष संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने जायजा लिया। और बिहार के गया जिले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव के बहाने आरक्षण नहीं होने देने की राजनीति बीजेपी आयोग के माध्यम से पैदा कर रही है। कुछ लोगों का प्रयास है कि निकाय चुनाव में आरक्षण ना हो। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा फॉर्मूला पहले से है और उसे मानना चाहिए और उसी के आधार पर चुनाव कराना चाहिए। निकाय चुनाव में आयोग के माध्यम से अड़ंगा लगाना ठीक नहीं। कि इसमें राजनीति तो हो ही रही है, प्रयास है कुछ लोगों का कि आरक्षण नहीं हो, आरक्षण नहीं रहे। बिहार में तो 2010 में नीतीश कुमार पंचायतों का चुनाव किए थे, उसमें आरक्षण का एक फार्मूला दिए थे जिसमें है। लेकिन अब भारत सरकार या इलेक्शन कमीशन ने जो अभी परिपत्र जारी किया है उसके अनुसार ऑप्शन आता है कि बिना आरक्षण के आप चुनाव करा लीजिए तो करा लीजिए, नहीं तो चुनाव वो अभी डेफर करना चाहते हैं, हेल्डअप करना चाहते हैं। उस पर आयोग बनेगा, आयोग बनने के पहले जातीय जनगणना होगी और उसके बाद कहने का मतलब 1-2 साल चुनाव नहीं होगा। ये लफड़ा चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा कर रही है और ये हम समझते हैं कि जमहूरियत के लिए उचित नहीं है। रोहतास में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय के कार्यकर्ताओं ने
धरना दिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण देकर चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी नेता ब्रह्मानंद ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए 20% आरक्षण को छीन लिया गया है, जिससे अति पिछड़ा समाज काफी आक्रोशित है। इसलिए सरकार को तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव को पूरा कराना चाहिए। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के दिशा निर्देशन में बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर धरने का कार्यक्रम चल रहा है। कारण स्पष्ट है कि जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का जो चुनाव जो निर्धारित समय से हो रहे थे, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या राज्य सरकार भी दोषी है। जो अति पिछड़ा समाज को जो 20% आरक्षण नगर निगम, नगर पंचायत और में मिला था, उसको समाप्त करने के बाद पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आप जनरल तरीके से चुनाव करा लीजिए, लेकिन हमारी पार्टी हम मांग करती है कि पुनः इसको बहाल कर, जो 20% जो आरक्षण जो समाप्त किया गया है, इसको पुनः बहाल करके और अपने निर्धारित समय से इसको कहीं न कहीं चुनाव। कटिहार जिले में संवेदक द्वार 2 साल पहले नल जल योजना की टंकी लगा दी गई और इस योजना से ग्रामीणों को एक बूंद पानी तक नहीं मिल पा रहा। सुधानी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, सहजन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव, इंजीनियर, मुखिया और स्थानीय लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से नल जल योजना को जल्द से जल्द चालू करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि उन्हें पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। कसना पानी मिले छो? आयरन आवे छे। आयरन पानी पिए छो? नहीं। टूटी नहीं लगा आपके यहाँ? अच्छा, आपका किसी के यहाँ नहीं लगा है? क्यों नहीं लगा है? बोले नहीं कि लगाइए। नहीं लगाइए तो क्या करेंगे ओकरा? आप लोगों के यहाँ टूटी लगा है नल वाला? हमारा नहीं है। टूटी नहीं लगा है? हमारा नहीं है, किसी का है। इधर टूटी लगा है आपके घर में? नहीं लगा था, मैंने पहले इसे डीसीपी चलाया था ना, तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। कितना दिन हुआ? वो जब रोड बनता था। कितना साल हुआ तकरीबन? मोटा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जब से टंकी लगा है तभी से पानी नहीं मिला है। आपने इतना सभी पानी अगर होता तो हम लाख तो इस सरकार का ये योजना से कोई लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार बोल रही है कि हम हर घर में पानी पहुंचा रहे हैं। नहीं, लोगों को मतलब बराबर पानी नहीं पहुंचता है। जो टाइम में पहुंचना चाहिए वो टाइम में नहीं पहुंचता है। अच्छा, ये टंकी लगने से कितना साल हुआ तकरीबन? टंकी लगने का कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया। 2 साल हो गया तकरीबन। कितना? 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। कितना महीना पानी मिला होगा लोगों को? 1 से 2 महीना हमको लगता है। 2 महीना 2 महीना। अभी क्या पोजीशन है? अभी कहाँ, आज तो पानी ही नहीं आया है। पानी नहीं आया। कितना दिनों से नहीं आ रहा है? लगभग 2-3 दिन से देख रहे हैं पानी नहीं आ रहा है। 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा। पानी एकदम वही सुविधा अच्छा नहीं है। पानी का टंकी लगा है? पानी का टंकी लगा हुआ है। पानी पहुंच रहा है? नहीं, कभी नहीं पहुंचा। कभी नहीं पहुंचा। टंकी लगने से कितना साल हुआ? कम से कम 2 साल हो गया। 2 साल। अभी तक एक बूंद पानी तक लोगों को नहीं मिला। पाइप वो बीच गया है, टूटी लगा। पाइप भी नहीं, नल भी नहीं लगाया। नल जल हम लोग के यहाँ पूरा खराब है सर। कितने वार्ड है सर आपके यहाँ? हमारे यहाँ 16 वार्ड है। 16 वार्ड में कितने वार्ड में सक्सेस है आपका नल जल? 2-3 वार्ड में सक्सेस है, क्या चल रहा है। जितना पाइप है, नल है, उसमें आधा पानी मिलता है कभी कभी। अभी तो बहुत खराब स्थिति है नल जल का। 3-4 जगह चलता है, उसको समय पर पानी नहीं मिलता है। और एक बार डीएम साहब के आधार पर एक बार जांच टीम आए थे। जांच टीम ने घरे बैठे बैठे बस उन लोग जाँच उच करा करके बस ये चला गया। अब तो कोई पता नहीं। जांच के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति? बस खाना पूर्ति होगा। कितना वार्ड है मुखिया जी आपके पंचायत? मेरा पंचायत 16 वार्ड है। 16 टंकी लगा है? हाँ, 16 टंकी लगा है। 16 भी टंकी का वही हाल है? वही हाल है। कहीं पानी लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं देता है, 3-4 जगह पानी देता है। लातूर जिले के हसोरी क्षेत्र में भूकंप के कारण हो रहे नुकसान पे प्रशासन की बंद आंखों को खोलने के लिए लोगों ने भूख हड़ताल की। बता दें कि लोगों ने कहा कि 5 सितंबर 2022 से लेकर आज तक निलंगा में और उसके आसपास कई भूकंप आए हैं। स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से बार बार अनुरोध और निर्देश के बाद भी आज तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। और बांका जिले के हसनपुर गांव में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस पूरी घटना पे मृतक के चाचा ने कहा कि उनके बेटे के पास एक फोन आया, उसके बाद वो घर से बिना बताए बाहर चला गया। काफी खोजबीन के बाद लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और
तालाब किनारे युवक का शव मिला है। अब पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। और पुणे के यात्रियों को बस सेवा देने वाली पीएमपीएमएल को 6 दिन पहले दिवाली बोनस मिला है। कर्मचारियों में खुशी है और पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में पीएमपीएमएल की 1600 गाड़ियां हर रोज दौड़ती हैं। इसमें 16,000 कर्मचारी काम करते हैं। हर साल बोनस दिवाली के दिन ही मिला करता था, लेकिन इस बार पहले ही दे दिया गया। नगर पालिका के नगर सेवक माननीय प्रमोद नाना बानगिरी साहब, इन्होंने हमारे पीएमपीएल कर्मचारियों के लिए बोनस मिलने के लिए जो प्रस्ताव हमारे सीएमडी जो है पीएमपीएल के ओम प्रकाश बकोरिया साहब, इनके पास रखा। नाना साहब की विनंती को मान देके माननीय ओम प्रकाश बकोरिया साहब ने हमारा बोनस 2 घंटे में जमा किया। पीएमपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको 8 दिन पहले दिवाली का बोनस मिला। इसकी वजह से मैं और मेरे कर्मचारी के होते से माननीय प्रमोद नाना भानगिरे साहब और हमारे पुणे महानगर परिवहन महामंडल के व्यवस्थापकीय संचालक माननीय ओम प्रकाश मिश्रा साहब का अभिनंदन करता हूं। और भगवान भास्कर की उपासना के प्रमुख केंद्रों में से एक नाम नालंदा के बड़गांव का भी है, जहां देश के हर हिस्से से श्रद्धालु यहां पे आते हैं। और बड़गांव का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर दुनिया के 12 अर्कों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बड़गांव से ही शुरू हुई थी, जो आज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में ये लोक आस्था का महापर्व बन गया है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव समेत महाराष्ट्र के अलग अलग महापालिकाओं के चुनाव कब होंगे, इस बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रभाग रचनाओं में बदलाव, मेयर का चुनाव सीधे जनता के मतों से किए जाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में ले जाने को कहा है। इस मुद्दे पर फैसले के इंतजार में मुंबई महानगर पालिका और अन्य महापालिकाओं के चुनाव की तिथि घोषित करने में देर हो रही है। तो महापालिका चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। 92 नगर परिषदों के लिए ये उपलब्ध ना होने की वजह से राज्य सरकार कोर्ट चली गई और इस वजह से चुनाव जो है वो अधर में लटक गया है। इसमें देरी की संभावना जताई जा रही है। और आगरा से खबर है, जहां पीएम आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है और प्रधानमंत्री आवास योजना बनी योजना को दलालों का अड्डा जो है वो बनाया जा रहा है और बड़े स्तर पे गबन का आरोप लगा है। एक मकान पर 2 या 3 लाभार्थी दिखाकर बंदरबाट की जा रही है। मैं गोविंदचार, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से। जो प्रधानमंत्री सरकारी योजना आवास की जो महत्वाकांक्षी योजना सरकारी चल रही है, उसमें आगरा पे बड़े स्तर पर धांधली चल रही है और इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र की जो आवास योजना है 2.5 लाख रुपए की, उसको देहात क्षेत्र में लगा रहे हैं और उन लोगों का ना कोई रजिस्ट्री ना कोई कागज है, मात्र पार्षद के लेटर पैड को रजिस्ट्री का दर्जा दे करके उसको ये नगर निगम के माध्यम से ये लोग पास कर रहे हैं। और सरयू बाबू इंजीनियरिंग कंपनी है, इसमें टोटल प्राइवेट कर्मचारी हैं और ये लोग बिना लेन देन के किसी लाभार्थी को कोई लाभ नहीं देते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।